चची ने अबिया का नाम पुकारा तो रोहान माजी से हाल में लौट आया, लेकिन अबिया पे जमी उसकी नजरें किसी और ही मंजर में डूबी थी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो अब भी उसी दीवार पे लटक के झांक रहा। रोना धोना ही खत्म नहीं होता तुम्हारा, अब यहाँ आके सोग बनाने बैठ गए। कौन सा जुल्म ढा दिया मैंने? सिर्फ पढ़ने का ही तो बोला है। चची अबिया को बाजू से पकड़ के लगभग घसीटते हुए अंदर ले गई। रोहान ने खिड़की के आगे पर्दा खींचा और दोबारा बेड पे आ गिरा। इतने में अम्मी कमरे में आके बोली, तुम अभी नहाए नहीं हो? खाना तैयार है। रोहान ने करवट लेते हुए जवाब दिया, अच्छा अम्मी, 10 मिनट दे दे, अभी आ। तो बेजारी में उसने बेड छोड़ा। दिल अजीब सा हो रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि अम्मी अभी भी दरवाजे में खड़ी हैं। दोबारा लेटने का इरादा था, लेकिन उन पे नजर पड़ते ही वो झट से बेड से उतरा। अम्मी किसी गहरी सोच में गुम थी। रोहान ने अलमारी से सूट निकाला। आप चलें, मैं आता हूं। अम्मी बेबसी से बोली, तुम्हें हुआ क्या है? उनके लहजे में दर्द भरी ममता झलक रही थी। रोहान ने बेजार होकर जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ। आप फिर से ना शुरू हो जाएं प्लीज। अम्मी खामोशी से उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रही थी। रोहान झट से बाथरूम में घुस गया। आपको कैसे बताऊं कि मैं किस आग में जल रहा हूं? शॉवर से निकलने वाली ठंडी बूंदों ने उसका जिस्म तो भिगो दिया था, लेकिन जिगर में लगी आग अब भी पूरी आबोताब से दहक रही थी। उसे वापस आए 2 हफ्ते बीत चुके थे। बचपन से लेके अब तक ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो घर और खास तौर पर अपने कमरे में इतना वक्त बिताने लगा था। छुट्टियों के दौरान जब भी वो घर आता, टिक के बैठना उसके बस की बात नहीं थी। आए रोज बचपन के दोस्तों के साथ घूमने फिरने के प्लान्स होते। डिग्री मुकम्मल होने के बाद करीब 2 महीने वो शहर में ही रहा। वहां रुकने की वजह तो कुछ और थी, लेकिन अम्मी और पापा को यही पता था कि वो इंटर्नशिप के लिए किसी अच्छी फर्म की तलाश में। फिर एक दिन अचानक वो वापस आया। उसके बाद से उसका बदला सा रवैया और रूटीन देखकर अम्मी परेशान होने लगी। एक दिन तो वो पापा से बोली, आप कुछ पूछते क्यों नहीं उससे? पापा अपने दोस्त की इलेक्शन कैंपेन में इतने मसरूफ थे कि उनके पास रोहान पे ध्यान देने का वक्त ही नहीं था। लेकिन अम्मी को तसल्ली देने के लिए बोली, जब वो घर टिक के नहीं बैठता था तब भी तुम्हें शिकायत होती है, और अब उसका यहाँ रुकना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हो सकता है वो तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता हो। पापा ने उनको टालने की कोशिश तो की, लेकिन वो बहुत फिक्रमंद थी। मेरे साथ वक्त बिताता ही कब है? हर वक्त तो अपने कमरे में बंद रहता है। उसके चेहरे पे पहले ही उदासी आपको नजर क्यों नहीं आती? पापा ने एक बार फिर तसल्ली देने की कोशिश की। तालीम मुकम्मल होने के बाद जब तक किसी अच्छी जगह नौकरी नहीं मिलती, नौजवान ऐसे ही उदास और परेशान रहते हैं। ये अनोखी बात नहीं है। तब अम्मी झट से बोली, तो हमने कौन सा नौकरी करने के लिए मजबूर किया? अल्लाह पाक का दिया सब कुछ है हमारे पास, उसे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। पापा ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ऐसा तुम सोचती हो। इतने साल की मेहनत के बाद उसने डिग्री हासिल की है। उसके अपने भी ख्वाब होंगे। मेरी तरह जमींदार बन के यहाँ ख्वाब नहीं होना चाहता है। अम्मी उन्हें बता नहीं पा रही थी कि उनके दिमाग में कैसा वहम है। बस इतना बोल, आप समझ नहीं रहे। वो वापस भी तो नहीं जा रहा। 15 दिन होने को है। ख्वाब पूरे करने हैं तो उसको वापस जाना चाहिए। गांव में बैठ के तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। उनकी बात सुन के पापा चिढ़ गए। तुम क्या चाहती हो? उसे घर से निकाल दूं? पापा का गुस्सा देखकर वो चुप हो गई। रोहान को इस बात का एहसास होने लगा कि कम से कम अम्मी की तसल्ली के लिए उसे अपनी रूटीन थोड़ी सी बदलनी होगी। रोहान के बचपन का दोस्त तनवीर हर दूसरे दिन उससे मिलने आता था और हमेशा उसके पास एक नए ट्रिप का प्लान होता, लेकिन रोहान हमेशा मना कर देता था। यार हद है वैसे, मेरे हर प्लान पे पानी फेर देते हो। वो मुंह बना के बैठ गया।
उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर रोहान के पास एक ही बहाना होता, तनवीर, तुम्हें तो पता है मैंने कई जगहों पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। किसी वक्त भी कॉल आ सकती है, कहीं दूर का ट्रिप प्लान नहीं कर सकते फिलहाल। तनवीर फौरन बोला, हाँ तो कहीं पास का बना लेते हैं जहाँ से एक दिन में वापसी हो जाएगी। उसकी बात सुन के रोहान ने एक और बहाना कर, यहाँ आसपास है ही क्या, जितने पॉइंट्स हैं सब पे हजारों मर्तबा जा चुके हैं, बोर हो गया हूं मैं यहाँ से। उसके जवाब पे तनवीर भड़क के बोला, तुम सिर्फ पॉइंट से बोर नहीं हुए हो, यहाँ की हर चीज से बोर हो गए हो, बल्कि हर इंसान से। तो पुराने दोस्त भी शिकवा करने लगे हैं कि रोहान नौकरी मिलने से पहले ही बदल गया। उसकी नाराजगी देख के रोहान ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा स्ट्रेस है, कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा। किस चीज का स्ट्रेस हो गया तुम्हें? गुस्से में तनवीर के मुंह से गाली निकली। रोहान ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, बताऊंगा तुम्हें। जवाबन तनवीर ने गालियों की बौछार कर दी। उसे यूं तिल मिलाता देखकर रोहान मुस्कुराने लगा। एक बात बता, तनवीर उसकी तरफ संजीदगी से देखते हुए बोला, लड़की का चक्कर तो नहीं है? रोहान के लबों से हंसी गायब हुई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। देख, अगर ऐसा कोई चक्कर है तो बता दे, उठा लेंगे शहजादी को। मेरे यार, बोल तो सही। तनवीर ने हंसते हुए उसके कंधे पे हाथ रखा। रोहान को आमिर की बात याद आ गई। बेटा, तुम्हारी हालत देख के लगता है जानलेवा इश्क सवार हो गया तुम्हारे सर पे। छत वाले वाक्य के बाद उठते बैठते, क्लास में, बाहर घूमते फिरते, घर वापसी पर रोहान की जबान पे बस उसी हसीन चुड़ैल का जिक्र रहता था। उस दिन जब वो दोनों कॉफी शॉप पे बैठे थे, आमिर ने ये बात की तो वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर बोला, ओ नहीं भाई, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ कि वो कितनी प्यारी थी। रोहान की सफाई पे आमिर ने उसे मजीद छेड़ा, 4 दिन हो गए, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। चंद सेकंड के नजारे ने ये हाल कर दिया तो आगे चल के क्या होगा तुम्हारा? आमिर ने जोरदार कहका लगाया। चलो ये बताओ, रोजाना कितने चक्कर लगते हैं छत पे? आमिर की शरारती नजरें उसके चेहरे पे थी। उसके जवाब में रोहान बोला, बस 2-3। बस 2-3? आमिर को जैसे उसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था। हालांकि यूनिवर्सिटी से वापस आकर रोहान रहता ही छत पे था। उसने तो दीवार में एक हल्की सी दरार भी ढूंढ ली, जिसमें से कई कई बार एक आंख बंद किए वो झांकता रहता। लेकिन वो परिस्तान की परी थी या छलावा, इतने इंतजार के बाद दोबारा नजर नहीं आई। उस दिन के बाद से कई बार रोहान के दिल में ख्याल आया कि वो आमिर से उस घर और वहां रहने वाली फैमिली के बारे में पूछे, लेकिन वो पूछ नहीं पाया। एक तो आमिर को भी उस इलाके और वहां के रिहायशियों के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। दूसरा, ये बात भी उसे रोकती थी कहीं वो ये ना समझे कि उसके बाप के मना करने के बावजूद भी मैं लड़की के चक्कर में पड़ रहा हूं। रोहान उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था और आज आमिर के शरारती रवैये ने उसे मजीद उलझन में डाल दिया। उसने आमिर के सामने इकरार तो नहीं किया, लेकिन यह हकीकत थी कि रात भर उसी चारपाई पे लेट के एक आहट का इंतजार करता रहता। सुबह की किरणें नई उम्मीद जगा देती और वो दीवार से लटक के एक बात तो जरूर जाग लेता था। तनवीर ने चुटकी बजाई और वो माजी से हाल में वापस आया। कहाँ खो गए हो? नहीं, लड़की का कोई चक्कर नहीं है, उसने संजीदगी से जवाब दिया। ये तो तुम रहने ही दो, मेरे यार पे तो यूनिवर्सिटी की तमाम हसीनाएं फिदा होंगी। नहीं बताना चाहते तो गलत बात। तनवीर की बात का जवाब दिए बिना उसने एक लंबा सा कश लिया। सिगरेट का धुआं उसके नथनों से निकलता हुआ हवा में फैलने लगा। सुन, ये वही अमीरजादी तो नहीं जो तेरे पीछे पड़ी थी। तनवीर उसकी फर्स्ट ईयर की क्लासमेट के बारे में बोल रहा था,
जिसके मुतालिक रूहान ने उसे काफी अरसा पहले बताया था। बददिमाग सरपिरी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, जिसे बात करने और करीब जाने की दो ही वजूहात थी। एक तो उसके साथ उठने बैठने से रूहान की शोहरत में इजाफा होने लगा। आमिर समेत सभी यार दोस्त रश करते थे और उसे अपनी वजाहत पे फख्र महसूस होता। और दूसरी और सबसे खास वजह उसकी गहरी आंखें, जो रूहान को छत वाली लड़की की याद दिलाती। उसके दिल में उस लड़की के लिए जज्बात ने कभी जन्म ही नहीं लिया, लेकिन शायद वो बहुत आगे का सोचने लगी थी। उसके एहसासात पे बंद बांधने का जो तरीका रूहान ने इख्तियार किया था वो सरासर गलत था, जिसका एहसास उसे तब हुआ जब वो हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी छोड़ के चली गई। रूहान की जिंदगी का एक पछतावा वो लड़की भी थी, और उसे अक्सर लगता कि शायद उसी की बद्दुआओं का नतीजा है जो आज वो इस हाल में।